Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Dr. Mahipal Singh Rathod. I am a faculty for General Studies at Study IQ, and in this video I will be discussing some expected questions for CHSL examination which is coming very soon, and I hope you all are preparing very hard for this. तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज IBPS PO क्लर्क और SSC CHSL एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं, और उसके अलावा हम जल्द ही CDS और क्लैट के लिए भी ये पेन ड्राइव लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी प्री बुकिंग्स अभी चालू हैं और होटल मैनेजमेंट और BBA के लिए भी ये पेन ड्राइव्स अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए, SSC CHSL एग्जामिनेशन के जो 4 सेक्शन होते हैं उनमें से सेक्शन 4 होता है जनरल अवेयरनेस, और इस जनरल अवेयरनेस में कई सारे डिफरेंट पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स के ऑथर्स, करंट अफेयर्स, और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी करंट हैं, टॉपिकल हैं, और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं हिस्ट्री एंड कल्चर से। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन महात्मा गांधी ने नहीं बनाया था। पहला ऑप्शन है हरिजन सेवक संघ, नटाल इंडियन कांग्रेस, यंग इंडिया न्यूज़पेपर, या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो देखिए, ये तीनों महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन था जो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था। आपको ध्यान होगा कि महात्मा गांधी ने पहले अपना सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में शुरू किया था जब वो वहाँ पे एज ए लॉयर काम कर रहे थे, और उसके बाद वो हिंदुस्तान आए थे। यंग इंडिया न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर था जो उन्होंने शुरू किया था, और हरिजन सेवक संघ एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था जो कि समाज में छुआछूत की जो परिपाटी चली आ रही है उसे ख़त्म करने के लिए था। और उन्होंने ही ये वर्ड दिया हरिजन, जो अनटचेबल्स या फिर जो डिप्रेस्ड क्लासेस उस वक्त कहे जाते थे उनको इन्होंने नाम दिया हरिजन, यानी कि ये हरि के जन हैं, प्रभु के जन हैं, और इन्हें हमें आगे लाना है। तो इसका आंसर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी ने शुरू नहीं किया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू किया था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, और उन्होंने ये बॉम्बे में ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। हु लेड अ ग्रेट रोल इन क्रूसेडिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह के विरुद्ध किसने बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। तो पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या आखिरी में राजा राम मोहन रॉय। तो इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। लाला लाजपत राय जो कि कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस नेता रहे हैं, उनका सोशल रिफॉर्म में इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये DAV संस्थानों से जुड़े रहे थे। दयानंद एंग्लो वर्नाक्युलर जो स्कूल्स होते हैं, दयानंद सरस्वती का जो ऑर्गेनाइजेशन था उससे आर्य समाज से ये जुड़े थे लाला लाजपत राय। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था और राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था ब्रह्म समाज। इसी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन, और बाद में इन्होंने जाकर अपना एक अलग ब्रह्म समाज से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, लेकिन ये काफ़ी समय तक इसी से जुड़े हुए थे, और बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने बहुत काम किया था। लेकिन देखिए कि इन्होंने खुद अपनी बेटी की शादी बाल विवाह करा दिया था अपनी बेटी का, और इसी के कारण काफ़ी लोग इनसे नाराज़ हो गए थे, और बाद में इनका यह आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया। अगला क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने पेंटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इनका आंसर है जहांगीर। बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, हमेशा पेंटिंग जैसे ही आए आप याद कर लीजिए जहांगीर पेंटिंग का बहुत शौकीन था, खुद एक बहुत फेमस पेंटर था, और अकबर के टाइम पे बहुत सारे राइटिंग हुई थी, काफ़ी सारी किताबें लिखी गई। बाबर के समय में कुछ करने का वक्त ही नहीं था, बाबर सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ता रह गया हिंदुस्तान में, और औरंगज़ेब ने आर्ट एंड कल्चर में कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन औरंगज़ेब का नहीं रहा। इनफैक्ट औरंगज़ेब ने सारे जो पेंटिंग के कारखाने थे वो बंद करवा दिए, म्यूजिशियंस को दरबार से भगा दिया, क्योंकि औरंगज़ेब वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, काफ़ी कट्टर रूलर माना जाता है औरंगज़ेब को, और जहांगीर ने पेंटिंग को बहुत बढ़ावा दिया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सबसे पहले किसके समय में बनाया गया, इंस्क्राइब किया गया। तो देखिए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गुजरात में स्थित है, और
यहाँ पे कई राजाओं ने इसके लिए योगदान दिया था, और लेकिन सबसे पहले अशोक ने इसे बनवाया। बाद में रुद्रदमन फर्स्ट ने भी इसमें अपनी ओर से कुछ और एडिशन करवाए, और स्कंदगुप्त जो कि गुप्त रूलर थे उन्होंने भी कई एडिशन करवाए। कनिष्क का इसमें कोई रोल नहीं था। तो इन तीनों रूलर्स का, तीनों राजाओं का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे पहली बार किसके राज में इसे बनाया गया, तो ये था आंसर, इसका है अशोक। तो ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस में से एक है। बहुत ही फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, क्या ये मदुरई तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटका, पट्टड़कल कर्नाटका, या फिर थंजावुर तमिलनाडु? तो इसका आंसर है थंजावुर। बृहदेश्वर टेम्पल चोल डायनेस्टी का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, और इसे दक्षिणी भारत के मंदिरों में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल का। और याद रखिएगा थंजावुर में ये स्थित है। मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, एक और फेमस टेम्पल, इसे भी आप याद रखिए। मीनाक्षी टेम्पल इज इन मदुरई। इनमें से कौन सा कांग्रेस सेशन महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया? सिर्फ एक ऐसा कांग्रेस सेशन है जहां पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट चुने गए थे, और वो है सन 1924 सेशन हुआ था बेलगाम कर्नाटका में। ये भी याद रखिएगा, बेलगाम कर्नाटका। 1929 आपको पता होना चाहिए, लाहौर, बहुत ही फेमस लाहौर डिक्लेरेशन, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। 1907 सूरत, जहाँ पे कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, सूरत स्प्लिट। और 1916 में सेशन हुआ था लखनऊ में। यहाँ पे कांग्रेस फिर से, जो 1907 में स्प्लिट हुआ था, उनमें जो कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे वो फिर से जुड़ गए। तानसेन फेस्टिवल, जो कि बहुत ही फेमस म्यूजिशियन तानसेन की याद में मनाया जाता है उनके नेटिव प्लेस में। तो कौन सा वो शहर है जहाँ से तानसेन थे? तो ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, आगरा या ग्वालियर। इसका आंसर है ग्वालियर। तानसेन ग्वालियर से थे, और अकबर के दरबार में बहुत ही फेमस उनके नवरत्नों में से एक थे तानसेन। और अकबर का कैपिटल था आगरा, और बाद में फतेहपुर सीकरी, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो आगरा से थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो ग्वालियर से थे। और आज ग्वालियर में उन्हीं की याद में तानसेन फेस्टिवल मनाया जाता है। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल इनमें से किस केस से जुड़े हुए हैं? ये दो नाम आप याद रखिए। जुड़े हुए हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से 1912 का। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में इन दोनों ने लॉर्ड हार्डिंग, जो कि उस वक्त वाइस रॉय थे, उन पे एक बम फेंक दिया था। उनका कैरेज जा रहा था, और एक प्रोसेशन निकाला जा रहा था जब दिल्ली को कैपिटल घोषित किया गया। तो पहली बार दिल्ली में वाइस रॉय आए, और दिल्ली के एज अ कैपिटल उसका शुभारंभ हुआ। उसी वक्त इन दोनों ने हार्डिंग के काफिले पे बम फेंका, और इसी को कहा जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या ट्रायल, भगत सिंह का जो केस था सन 1929 में, उसे कहा जाता है। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में था, जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने मिलकर काकोरी के पास में एक ट्रेन से खजाना लूट लिया था। तो ये तीन फेमस रेवोल्यूशनरी केस हैं। आगे जाकर रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल दोनों ने एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो रास बिहारी बोस फेमस हैं आईएनए के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उसकी कमान संभाली, लेकिन पहले वो रास बिहारी बोस ने बनाई थी। और सचिंद्रनाथ सान्याल ने एचआरए नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिससे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये सभी जुड़े हुए थे। इनमें से कौन सा स्टेट जहाँ पे सतरिया डांस किया जाता है? तो देखिए, सतरिया भारत के 8 क्लासिकल डांसेस में से एक है। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है, और ये होता है आसाम में। याद रखिएगा, आसाम का है सतरिया डांस। आसाम का एक और डांस फेमस है बिहू, लेकिन वो क्लासिकल डांस नहीं है, वो एक फोक डांस माना जाता है। डोगरी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? देखिए, इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, आपको ये बात याद दिलाना कि डोगरी संविधान के शेड्यूल 8 में शामिल है।
शेड्यूल 8 में क्या है? शेड्यूल 8 में वो सभी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें भारत सरकार या फिर भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देता है, और उन्हीं में से एक है डोगरी भाषा, जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। खास करके जम्मू के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, डोगरी। जम्मू कश्मीर से एक और भाषा कश्मीरी, ये भी शेड्यूल 8 में शामिल है। तो डोगरी और कश्मीरी, ये दो भाषाएं जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की इस लिस्ट में है, शेड्यूल में है। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन, ऑन्ग सान सू की म्यांमार में किस पद पर हैं? तो ऑन्ग सान सू की का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए म्यांमार की तरफ से ये आई थी। बहुत ही फेमस रेवोल्यूशनरी हैं, इन्होंने काफ़ी साल संघर्ष किया म्यांमार की मिलिट्री सरकार के विरुद्ध, और 2015 में जब चुनाव हुए तो इनकी पार्टी ने चुनाव जीता और बहुमत से वहाँ सरकार बनाई। लेकिन एक ऐसा रूल है म्यांमार में जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की शादी म्यांमार के बाहर के किसी सिटीज़न से होती है तो वो म्यांमार में कभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो ऑन्ग सैन सू की शादी एक ब्रिटिश आदमी से हुई है, और इसीलिए एक नई पोस्ट बनाई गई, उसका नाम दिया गया स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार। तो स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार ऑन्ग सैन सू की का पद है। उसके साथ साथ ही फॉरेन मिनिस्टर का भी पद उन्हें मिला हुआ है। तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्रेसिडेंट वो बन नहीं सकती क्योंकि एक रूल के कारण, इसीलिए स्टेट काउंसलर का नया पोस्ट बनाया गया उनके लिए। दोनों नाम याद रखिएगा, स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार और फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों पद पे अभी वो हैं। इनमें से किस प्लेयर के नाम से इंस्पायर होकर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक गैलेक्सी का नाम रख दिया? एक पूरी की पूरी आकाशगंगा इस खिलाड़ी के नाम के पीछे है। तो कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? लायनल मेसी फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट और राफेल नडाल टेनिस। इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कई बार अपना नाम CR भी लिखते हैं और इनकी जर्सी नंबर है 7। तो उस गैलेक्सी का नाम, आकाशगंगा का नाम भी एस्ट्रोनॉमर्स ने CR7 रखा है, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7। ये काफ़ी पुरानी CR7 काफ़ी पुरानी गैलेक्सी है। सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक इसे माना गया है, जो कि अभी तक डिस्कवर हुई है हमारे पूरे यूनिवर्स में। इनमें से किस व्यक्ति को पीटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया है? पीटा का फुल फॉर्म है पर्सन फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों का समूह। तो पीटा एक अमेरिकन NGO है और ये जानवरों के अधिकारों के लिए काफ़ी कुछ करता है। हर साल एक व्यक्ति को घोषित किया जाता है पर्सन ऑफ द ईयर, और 2015 में ये थे कपिल शर्मा, जो कि बहुत फेमस कॉमेडियन हैं, क्योंकि ये बॉम्बे में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए काफ़ी काम करते हैं, इसीलिए इन्हें चुना गया। नोबल पीस प्राइज़ किस शहर में अवार्ड किया जाता है, किस शहर में दिया जाता है? तो देखिए, थोड़ा सा इसका आंसर आपको अलग तरीके से मैं बताता हूँ। नोबल पीस प्राइज़ जो है, सारे के सारे नोबल पीस प्राइज़ स्टॉकहोम में दिए जाते हैं सिवाय एक के, और वो है नोबल पीस प्राइज़। पीस प्राइज़ दिया जाता है ऑस्लो में। ऑस्लो जो कि नॉर्वे का कैपिटल है, और स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है। तो जितने भी 4 बाकी के नोबेल प्राइज़ हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के, वो सभी दिए जाते हैं स्वीडन स्टॉकहोम में, और ऑस्लो में दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज़। और कोपेनहेगन और हेलसिंकी, ये भी बाकी 2 शहर हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के कैपिटल हैं। इन चारों देशों, ये चारों शहर आप ध्यान देंगे कि किसी न किसी देश के कैपिटल हैं। तो कोपेनहेगन कैपिटल है डेनमार्क का, और हेलसिंकी कैपिटल है फिनलैंड का। इन चारों देशों को मिला के कई बार स्कैंडिनेवियन देश भी कहा जाता है। और कभी कभी फिनलैंड को स्कैंडिनेविया में नहीं शामिल किया जाता। कई डेफिनेशंस में आप देखेंगे कि सिर्फ ये 3 कंट्री स्कैंडिनेविया हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। फिनलैंड नहीं मानते स्कैंडिनेविया में, लेकिन जनरली इसे भी अब माना जाता है। ये चारों देश काफ़ी डेवलप्ड हैं, सारे पैरामीटर्स में, वर्ल्ड रैंकिंग्स में इनका नंबर काफ़ी हाई आता है। आप देखते ही होंगे जब भी कोई रैंकिंग आती है। तो ये था नोबेल पीस प्राइज़, और इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है हुआन मैनुअल सैंटोस को। हुआन मैनुअल सैंटोस कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, और इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है क्योंकि
इन्होंने 50 साल पुराना एक संघर्ष जो चल रहा है कोलंबिया में फार्क रेबेल्स के साथ, वहाँ पे कुछ उग्रवादी हैं जिन्हें फार्क उनके ग्रुप का नाम है, 50 साल से वो सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ एक पीस डील, एक संधि समझौता किया है जुआन मैनुअल सैंटोस की सरकार ने, इसीलिए ये पीस प्राइज इन्हें दिया गया। चाइना ने 2016 में अपना जो मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च किया है वो किस रॉकेट को इस्तेमाल करते हुए किया गया है? तो देखिए, चाइना ने अभी तक अपने दो स्पेस मिशन ऐसे किए हैं जिनमें इंसान को स्पेस में भेजा गया है। पहला 2003 में था और वो सक्सेसफुल रहा था, और दूसरा अब 2016 में लॉन्च किया गया है, और उस रॉकेट का नाम है शेंजू 11। रॉकेट का नाम है शेंजू 11, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया है। 30 दिन तक ये स्पेस में रहेंगे, और जहाँ पे ये रहेंगे उस लेबोरेटरी का नाम है, स्पेस लेबोरेटरी का नाम है ताइंगोंग 2। तो ताइंगोंग 2 उस स्पेस लेबोरेटरी का नाम है जहाँ पे वो रहेंगे। बाइडू और जेड रैबिट भी चाइना के ही सैटेलाइट्स का नाम है, लेकिन इस मैन्ड स्पेस मिशन से सिर्फ ये 2 जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शेंजू 11, जो कि रॉकेट है, और ये रॉकेट लेके जाएगा इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को ताइंगोंग 2 स्पेस लैब तक। याद रखिएगा, ये स्पेस लैब है। इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये अक्टूबर 2016 की घटना है। ब्रिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट 2016 की कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? ब्रिक्स आप जानते ही होंगे, 5 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स 2016 सम्मेलन है वो हुआ था गोवा में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस की, तो ये हुई थी उदयपुर में। कंफ्यूज मत होइएगा, गोवा में अभी अभी ब्रिक्स की जो 8वीं कॉन्फ्रेंस है वो हुई है गोवा में, लेकिन जो ब्रिक्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस है जो कि 1 महीने पहले हुई थी वो थी उदयपुर। अब मैं बात करूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले वर्ड एंजाइम, इसका इस्तेमाल किसने किया था? एंजाइम शब्द, एंजाइम क्या होता है? सबसे पहले एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसका मतलब कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो शरीर के अलग अलग रिएक्शंस को तेज़ी से चलाते हैं या फिर उन रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, तो इन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, एंजाइम्स। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था विल्हेम फ्रेडरिक कूने। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने किया था। यहाँ पे एक नाम आप और याद रखिएगा, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने माइक्रोस्कोप, जिससे कि पूरी बायोलॉजी की पढ़ाई बदल के रह गई, बायोलॉजी में रिसर्च पूरी तरह से बदल गया, इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और एंजाइम का इस वर्ड का इस्तेमाल किया था विल्हेम कूने ने। जेडी वॉटसन जो हैं वो डीएनए की खोज से रिलेटेड हैं। जेडी वॉटसन, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है डीएनए के स्ट्रक्चर को, डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। लाफिंग गैस केमिकली क्या होती है? लाफिंग गैस जो है एक ऐसी गैस है जो एनेस्थीसिया के प्रोसीजर में यूज़ करी जाती है। जब कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होता है या सर्जरी होती है, उसके पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि उसे कोई भी दर्द महसूस ना हो। और इसी एनेस्थीसिया का एक साइड इफ़ेक्ट है कि पेशेंट को यूफोरिया महसूस होता है, एक बहुत ही अच्छा भाव महसूस होता है और उसे हंसी आती है। तो इसीलिए इस गैस को कई बार लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गैस क्या होती है? क्या ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, या फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, या फिर नाइट्रोजन N2, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2? इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस होती है और ना कि ये तीनों। इनमें से कौन सी गैस हवा से भी हल्की है? तो देखिए, हवा में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस होती है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। और इसीलिए हवा का जो एवरेज है, जो हवा एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस से मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो लगभग एक एवरेज आप मान सकते हैं 28-29 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। तो इससे कम मॉलिक्यूलर वेट जिसका भी होगा वो हवा से हल्का होगा।
तो यहाँ पे आंसर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2। बाकी सभी क्लोरीन, जिनॉन, आर्गन ये सभी हवा के एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से भारी हैं, इसीलिए ये हवा से भारी हैं। और हाइड्रोजन या फिर हीलियम ये भी हल्की होती है। तो इन दो गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है गुब्बारों में, हॉट एयर बलून्स में, जिनसे कि ये हवा से ऊपर उठ सकें। याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल, ये बलून्स में जो कि ऊपर जाते हैं हवा में, उनमें इस्तेमाल होता है। और वेदर डेटा, जो मौसम का डेटा है, इन बलून्स के थ्रू पता चलता है हमें, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट यूज़ करी जाती है? सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा, भारत में जो टॉप 3 कैंसर्स हैं महिलाओं में, उनमें सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है। तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन होती है जिसे कहते हैं HPV। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। ये एक्चुअली ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी होता है एक, HPV वायरस, उसी के खिलाफ ये वैक्सीन बनाई गई है। और BCG वैक्सीन TB के खिलाफ होती है, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ। और डॉट्स जो है वो TB को ही इलाज का एक तरीका है। तो HPV आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसके खिलाफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने एक नई वैक्सीन बनाई है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, सबसे पहले आपको बता दूं, ये नई दिल्ली में है। और इसने अभी अभी एक वैक्सीन तैयार करी है जो कि लेप्रेसी के खिलाफ है। लेप्रेसी या फिर कोढ़ जो बीमारी है वो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के एक बैक्टीरिया से। और जो वैक्सीन इजाद की गई है उसका पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, MIP वैक्सीन इसका नाम है। भारत में दुनिया में लगभग 1.25 लाख केसेस लेप्रेसी के हर साल नए होते हैं। और इनमें से 60% केस आज भी सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। इसलिए भारत में लेप्रेसी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके खिलाफ एक नई वैक्सीन बनाई गई है। कैसिनी हाइगन्स स्पेसक्राफ्ट किस ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है? कैसिनी हाइगन्स ये नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है और इसे भेजा गया है सैटर्न के फ़ोटो खींचने के लिए, सैटर्न पर रिसर्च करने के लिए। तो जूनो, जैसे कि आपने सुना होगा जुपिटर के लिए जूनो है, उसी तरह से कैसिनी हाइगन्स 2 साल पहले इसे भेजा गया था और इसे सैटर्न में पहुंचने में लगभग 2 साल पूरे लग गए। और अब ये सैटर्न की रोज़ उस पर डेटा और तस्वीरें भेज रहा है। अब मैं बात करूंगा कुछ क्वेश्चंस की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेक भारत में रामसर साइट नहीं है? देखिए, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, एक इंटरनेशनल संधि थी देशों के बीच में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाएगा, जो कि तालाब और तालाबों के आसपास का जो एरिया होता है, जिसे कंबाइंड रूप से कहते हैं वेटलैंड, उसे कंजर्व किया जाएगा, बचाया जाएगा। तो ये था रामसर कन्वेंशन, 1979 में ये साइन किया गया था। 1979 में रामसर ईरान में एक जगह का नाम है जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो इसके तहत कुछ तालाब हैं जो चिन्हित किए गए हैं पूरे भारत में और उन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इनमें से कौन सा लेक नहीं है? तो देखिए, सो मोरिरी लेक जो कि लद्दाख में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये रामसर साइट है। हारीके, जहाँ पे सतलज मिलती है रावी से, तो हारीके वो भी एक रामसर साइट है, पंजाब में स्थित है। और हारीके बैराज एक डैम भी है और हारीके वेटलैंड्स भी हैं। फिर हम देखेंगे चिलिका लेक, बहुत ही फेमस लेक है उड़ीसा में, ये भी एक वेटलैंड साइट, ये भी एक रामसर वेटलैंड साइट है। गोविंद सागर इस क्वेश्चन का आंसर है। गोविंद सागर इज नॉट अ वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन। गोविंद सागर बनता है भाखरा डैम के पीछे। जो भाखरा नांगल 2 फेमस डैम हैं सतलज नदी पे बने हुए, तो जो भाखरा डैम के पीछे रिजर्वॉयर बनता है उसे कहते हैं गोविंद सागर, और ये रामसर साइट नहीं है। आखिरी सांभर लेक जो कि राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे नमक बनता है, ये भी एक रामसर साइट है।
विलुप्त होने के कगार पे खड़े जानवर और पेड़ पौधों की जो एक लिस्ट बनती है हर साल, उसे कहते हैं रेड लिस्ट। ये रेड लिस्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर ग्रीन पीस जो कि एक NGO है। तो ये रेड लिस्ट बनाता है IUCN। इसमें सभी विलुप्त होने के कगार पर खड़े या फिर जिनको थोड़ा बहुत भी खतरा है, ऐसे सारे जानवरों की एक लिस्ट है। उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है, मोस्ट थ्रेटेंड, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, इस तरह से उन्हें ग्रेड दिए जाते हैं और ये हर साल लिस्ट अपडेट करी जाती है IUCN के द्वारा। इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? देखिए, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कई बार कहते हैं, कावेरी को भी कहते हैं और गोदावरी को भी कहते हैं। दोनों नदियों को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवरा, मंजीरा, ये सभी नदियां गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। भद्रा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भद्रा। याद रखिएगा, भद्रा कर्नाटका में एक नदी है और ये तुंगभद्र जो नदी है उसका एक हिस्सा है। तुंग और भद्र मिलके बनाती हैं तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा आगे जाके मिल जाती है कृष्णा नदी में। इनमें से कौन सा एक डियर है, ऐसा हिरण है जो विलुप्त होने के कगार पर है और हिमालय में पाया जाता है? तो देखिए, ये अभी न्यूज़ में था और इसीलिए मैं इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। हंगुल डियर, इसका आंसर है हंगुल डियर। आपको याद रखना है, इसे कई बार कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। अब इस कश्मीर स्टैग के सिर्फ 110 से 150 डियर बचे हैं अपने नेचुरल एरिया में, और बहुत ही कम संख्या है इनकी, 150 के आसपास, और इसे कहते हैं हंगुल डियर। ये हिमाचल और कश्मीर में पाया जाता है और ये IUCN की लिस्ट में भी है। इसके अलावा ड्यूगोंग, इसे सी काऊ कहते हैं, याद रखिएगा, सी काऊ, ये भी एक थ्रेटेंड एनिमल है। हिमालयन क्वेल एक तरह की चिड़िया होती है, ये भी थ्रेटेंड है। और पाइगमी हॉग, एक छोटा सा सुअर जैसा दिखने वाला एक छोटा सा जानवर है और ये भी विलुप्त होने के कगार पर है और ये भी हिमालय में पाया जाता है। ड्यूगोंग, याद रखिएगा, एक मरीन एनिमल है, ये समुद्र में मिलता है। बाकी तीनों, हंगुल, हिमालयन क्वेल और पाइगमी हॉग, ये हिमालय में मिलते हैं। इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं है? तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि रन ऑफ द रिवर का क्या मतलब है। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी को एक हाइट से गिराना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कई बार बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डैम बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये डैम है तो इस डैम में ऊपर से पानी गिराया जाएगा अंदर और यहाँ पे टरबाइन चलेगा नीचे। लेकिन इतने बड़े डैम के साथ कई सारे रिस्क हैं, उसमें कई सारे लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, बहुत सारा एरिया पानी में डूब जाता है पीछे। तो इसका एक उपाय बनाया गया है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में एक, अगर ये नदी है तो यहाँ एक छोटा सा डैम बनाया जाता है जो कि 40 या 50 फीट, 100 फीट का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे भाखरा नांगल डैम है, इतना बड़ा कभी नहीं होगा। तो ये कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा डैम होता है और इसमें पानी बहता रहता है और काफ़ी आगे जाकर, जहाँ पे नदी का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है 15-10 किलोमीटर आगे, वहाँ पर इसे पानी को गिराया जाता है हाइट से, टनल्स के थ्रू ले जाकर, और वहाँ पे टरबाइन घुमाई जाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये होता है रन ऑफ द रिवर। मतलब आप समझ सकते हैं नाम से ही कि पानी का जो बहाव है, रन ऑफ द रिवर है, उसी से बिजली बनाई जा रही है। तो यहाँ पे पानी को रोका नहीं जाता, पानी कंटिन्यूसली बहता रहता है। तो इंडिया में कई सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं और अब बहुत सारे नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भी रन ऑफ द रिवर ही बन रहे हैं। तो नाथपा जाखड़ी, ये हिमाचल में है, सतलज पर, और ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंडा यहाँ पे विज़िट करने गए थे। उसके अलावा करचम वांगतू, ये भी सतलज पर स्थित है। बागलीहार, ये चनाब नदी पे है कश्मीर में। और किशन गंगा, जो कि झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा, उस पे बना हुआ है। तो ये चारों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं और शरावती प्रोजेक्ट जो है ये रन ऑफ द रिवर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शरावती। और याद रखिएगा, शरावती रिवर जॉग फॉल्स बनाती है। जॉग फॉल्स, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है, वो शरावती नदी पे स्थित है और उसी जॉग फॉल्स के पास में शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है।
आपको इन नदियों को इनके सही स्टेट से मैच करना है, जो नदी जिस स्टेट में बहती है। तो सबसे पहली नदी है स्पीति। स्पीति का आंसर होगा हिमाचल। देखिए स्पीति, लाहौल और स्पीति अगर आपने नाम सुना हो तो ये दो वैली हैं। लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट भी है हिमाचल में। तो लाहौल स्पीति काफ़ी आइसोलेटेड इलाका है, ट्रांस हिमालय का इलाका है, जैसे कि लेह है, लद्दाख रेंज है, उसी तरह से लाहौल स्पीति रेंज है। तो वहाँ पे स्पीति नदी है जो आगे जाकर सतलज में मिल जाती है। देन नुब्रा। नुब्रा नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। ये फेमस है क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर, इस सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम है नुब्रा। आगे जाकर नुब्रा मिल जाती है श्योक नदी में, और श्योक जाके मिलती है इंडस में। फिर हम बात करेंगे तीस्ता। तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम में बहती है, और सिक्किम से आगे वेस्ट बंगाल और उसके आगे बांग्लादेश में जाकर गंगा में मिल जाती है। बनास। बनास नदी राजस्थान में है और ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो नाम याद रखिएगा बनास। और लास्ट है कावेरी, बहुत ही फेमस, न्यूज़ में है कावेरी डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो कावेरी नदी बहती है कर्नाटका में। इसका उद्गम जो है वो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में होता है, और उस जगह का नाम है ताल कावेरी। ताल कावेरी नाम की जगह से कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कावेरी नदी निकलती है, कर्नाटका में बहते हुए आगे ये तमिलनाडु में चली जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे, और थैंक यू वेरी मच।